अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ मामून अहमद। नाज़रीन, एक वक्त था जब परिंदे हमारे घरों में शौकिया पाले जाते थे। हम इसको शौक के तहत अपने घरों में पाला करते थे। लेकिन जैसे जैसे वक्त गुज़रता गया, ये शौक कारोबार की शक्ल इख्तियार करता गया। पहले छोटे परिंदे आते थे, कुछ ऑस्ट्रेलियन परिंदों के नाम से, कुछ रा पैरट्स या कुछ ग्रे पैरट्स की सूरत में कुछ बर्ड्स ने बड़े अरसे तक हमारे घरों पर राज किया। लेकिन जैसे जैसे वक्त गुज़रता गया, इन परिंदों के शौक़ में और इनके कारोबार में भी तब्दीली आती गई। इसी कारोबार को लेकर आज हम रावलपिंडी के एक पोश इलाके में आए हैं, जहां हम बात करेंगे जनाब आतिफ़ साहब से, जो कि अरसा 4 से 5 साल से इसी कारोबार या इसी शौक़ से मुंसलिक हैं। इनसे हम बात करेंगे और उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि ये शौक़ कारोबार में कैसे तब्दील हुआ। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी, अल्लाह का शुक्र, अल्हम्दुलिल्लाह। आप सबसे पहले तो हमें ये बताएं कि कब से आप इस शौक़ से या इस कारोबार से मुंसलिक हैं? सबसे पहले तो मैं थोड़ा सा अपना तारुफ़ करवा दूँ। मोहम्मद आतिफ़ इकबाल मेरा नाम है। बेसिकली मैं साहिवाल से बिलोंग करता हूँ। तो तकरीबन को 1.5-2 साल से मैं यहाँ पे रावलपिंडी में शिफ्ट हुआ हूँ माशाअल्लाह। अपने बिज़नेस के सिलसिले में, और ये हॉबी भी साथ ही मेरे मूव हो गई है। तो इसमें मुझे तकरीबन 4-5 साल का अरसा हो गया इस शौक़ को करते हुए। तो अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है, ठीक चल रहा है। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। सर, आपने स्टार्ट कितने परिंदों से लिया? कौन सी नस्लें थी जो कि आपने स्टार्ट में रखी? शौक़ तो जैसा कि बचपन से था बर्ड्स का, मगर जब प्रोफेशनली मैंने सोचा है कि इसके ऊपर वर्किंग शुरू की जाए, तो उसमें सबसे पहले, जैसा कि होना भी चाहिए, मैंने इसके ऊपर अपनी रिसर्च की, अपनी स्टडी की, और उसके नतीजे में फिर मैं इस अपने फ़ैसले पे पहुंचा कि मुझे लव बर्ड्स में जो है वो वर्किंग करनी चाहिए। तो उसमें फिर स्टार्ट में मैंने ज़रा थोड़े नॉर्मल से जो बर्ड्स थे, बेसिक बर्ड्स थे, उनसे कोई 10 से 15 पेयर से मैंने स्टार्ट किया। तो फिर जब मैं कामयाबी से उनकी ब्रीड लेने में सक्सेसफुल हुआ, तो उसके बाद फिर मैंने इसको मज़ीद इन्हांस किया बाद में। माशाअल्लाह। जी हाँ जी। तो आज आपके पास अगर हम जानना चाहें मौजूदा टाइम पे, तो कितनी कोई नस्लें इस वक्त आपके पास हैं, या कितनी तादाद में इस वक्त आपके पास परिंदों की तादाद है? देखिए, लव बर्ड जो है ना, ये एक परिंदों की एक नस्ल का नाम है, ठीक है। इसमें डिफरेंट तरह की म्यूटेशंस जो है वो अवेलेबल हैं, जो कि नेचुरली तौर पे ही वजूद में आई हैं। लव बर्ड बेसिकली साउथ अफ्रीका का परिंदा है, ठीक है। तो इसमें जो बेसिक बर्ड है वो ग्रीन फिशर है, जिसको हम ग्रीन फिशर कहते हैं, ठीक है। उसके बाद फिर इसमें ब्लू फिशर्स आ जाते हैं, पारब्लूज आ जाते हैं, ठीक है। फिर कमर्शियल आइटम्स में अल्बाइनोज आ जाते हैं। अल्बाइनोज रेड आई में, ब्लैक आई में स्प्लिट्स बर्ड्स जो होते हैं। फिर उसके बाद क्रीमिनो और डैकिनो बहुत खूबसूरत बर्ड्स हैं, फिर वो आ जाते हैं। उनसे अगर ऊपर हम म्यूटेशंस में जाते हैं, तो इसमें ओपलाइन बर्ड है, बहुत खूबसूरत, बहुत हुस्न दिया अल्लाह ने उस बर्ड को, माशाल्लाह। ओपलाइन आ जाता है, ठीक है। ओपलाइन के बाद डेल्यूट्स हैं, डेल्यूट्स के बाद पेल फेलोज़ हैं, डन फेलोज़ हैं, लाइक बहुत सारी इसमें वैरायटी अवेलेबल है। तो मेरे पास इस टाइम को तकरीबन 100 पेयर का ऑलमोस्ट मेरा सेटअप है। जी हाँ जी, माशाल्लाह। सर, कोई भी लाइव स्टॉक से रिलेटेड कोई भी बिजनेस है या कोई भी शौक़ है, जानदार जब हम कोई भी पालते हैं, चाहे शौक़ के तहत या कारोबार के तहत, तो उसमें नुकसान का अंदेशा काफ़ी रहता है। तो आपने जब ये काम शुरू किया तो कितना नुकसान आपको उठाना पड़ा? देखें, सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा कि लाइव स्टॉक का कोई भी बिज़नेस है, या एग्रीकल्चर में बर्ड्स के हवाले से आ जाता है, या डेयरी फार्मिंग आ जाती है, गोट फार्मिंग आ जाती है, लाइव स्टॉक में ये थोड़े से दलेर बंदे का काम है, दिल गुर्दे वाले बंदे का काम है। ये हर बंदे का जो है वो काम नहीं है। तो रिस्क फैक्टर ज़ाहिर है लाइव स्टॉक के काम में थोड़ा हाई लेवल पे होता है,
मगर दूसरे एंड पे देखें तो इसकी प्रॉफिट रेशो भी उसी हिसाब से फिर हाई एंड पे ही होती है। तो अगर आप अच्छे तरीके से समझ के लर्न करके सीख के इस चीज़ को आगे लेके चलते हैं तो को बहुत ज़्यादा नुकसानात का इसमें अंदेशा नहीं होता। आपकी गलती कोताही की वजह से तो मोर्टेलिटी का इशू बन जाए तो बन जाए, तो अदरवाइज़ लव बर्ड की हद तक बात करें तो बहुत स्ट्रॉन्ग परिंदा है। तो बहुत आपकी नेग्लिजेंसी की वजह से आप लॉस कर रहे हैं वो एक लहरा बात है। अदरवाइज़ अगर आपकी कीपिंग अच्छी है तो इसमें लॉस का इतना, हाँ वो केयर का अगर आपकी ठीक है तो इसमें वो आपको इतना कोई नुकसान का अंदेशा नहीं होता। अगर हम देखें इसमें कारोबार में, कोई भी कारोबार है, जब भी आप इनिशियल स्टेज से उसको स्टार्ट करते हैं तो मसाइल का सामना ज़रूर आपको करना पड़ता है। तो इस बिज़नेस को लेकर आपने किन किन मसाइल का सामना किया, हमारे देखने वाले हजरात यकीनन जानना चाहेंगे आपकी ज़ुबानी। चूँकि एक एक्सपीरियंस बंदे से जब आप ये चीज़ें सुनते हैं तो बहुत नॉलेज मिलता है, आपके नॉलेज में इजाफा होता है बहुत सारी चीज़ों का कि किन मसाइल का सामना करना पड़ता है। तो आपको किन किन मसाइल का सामना करना पड़ा? देखें, जैसे मैंने स्टार्ट में आपको बताया कि जब आप लोग पूरी तैयारी के साथ किसी भी फील्ड में आते हैं, उस पर रिसर्च करते हैं, स्टडी करते हैं, उसको समझते हैं, तो फिर आपको इतना मसाइल का सामना नहीं करना पड़ता। अगर आप बगैर तैयारी के यहाँ आपको कोई गाइड करने वाला भी ना हो, या तो ये है ना कि आप अपनी स्टडी पूरी करें, आप अपनी पूरी रिसर्च करें, चीज़ों को देखें समझें कि हाउ टू कीप द बर्ड, ठीक है, हाउ टू ट्रीट द इल बर्ड। अगर आपके पास किसी तरह का कोई बीमारी का मसला आता है, कोई बर्ड बीमार होता है, तो उसको उसका ट्रीटमेंट कैसे करना है, अगर ये चीज़ें आपने लर्न नहीं की या कोई आपको गाइड करने वाला नहीं है तो फिर आपके लिए मसाइल पैदा होंगे डेफिनेटली। तो अगर आप पूरे तरीके से प्रिपेयर्ड हो के इस शौक़ को, इस बिज़नेस को आगे लेके चलते हैं तो इसमें इतने मसाइल का सामना नहीं करना पड़ता। सर, अगर हम बात करते हैं इनकी खुराक की, जैसे कि परिंदे, हर जो परिंदा है या जो कोई भी हम जो चीज़ लाइव स्टॉक के हवाले से जो भी पालते हैं, उनकी खुराक बड़ी मुख्तलिफ होती हैं। तो इनकी खुराक के हवाले से आप हमारे देखने वालों को बताएं कि ये इनकी खुराक में क्या कुछ शामिल है। देखें, इसमें हम इनको ड्राई सीड मिक्स जो है वो डिफरेंट तरह के सीड्स हैं जिनको हम इनकी न्यूट्रिशन नीड्स को देख के, उनकी न्यूट्रिशन वैल्यूज़ को काउंट करके एक फार्मूलेशन बनाते हैं। उस हिसाब से हम इनके ड्राई सीड्स जो हैं वो काफ़ी 8-10 तरह के ड्राई सीड्स हैं, जिनमें कनेरी है, चीना है, ठीक है जी, वाइट कंगनी है, ठीक है, और कुस्तम है, सूरजमुखी का बीज है, भांग का बीज है, इस तरह की बहुत सारी तकरीबन 8 से 10 है, चोना है जैसे जिसको हम राइस कहते हैं, ठीक है जी, जवी है। तो इन चीज़ों को हम मिक्स करके इनको मौसम के हिसाब से, समर सीड की और रेशो होती है, विंटर सीड की जो ब्रीडिंग सीज़न के दौरान हम देते हैं उनकी डिफरेंट रेशो होती है, उस हिसाब से हम इनको मिक्स करके वो सर्व करते हैं। तो इसके अलावा इनको ब्रीडिंग सीज़न में ख़ास तौर पे और ऑफ सीज़न में भी चलता रहता है थोड़ा सा जो ये ह्यूमिड वेदर होता है, इसमें हम इनको सॉफ्ट फूड जो है वो सर्व करते हैं, जो कि ह्यूमिडिटी के वेदर में थोड़ा सा हम उसकी क्वांटिटी को कम कर लेते हैं। वीक में 1-2 दफ़ा सर्व कर दिया, अदरवाइज़ ब्रीडिंग सीज़न में रेगुलर हम इनको सॉफ्ट फूड भी देते हैं, ठीक है। उस सॉफ्ट फूड में भी 8-10 तरह के जो हमारी दालें हैं, जिसमें आप कह लें कि सफ़ेद और लाल लोबिया हो गया, उसके बाद काले चने हो गए, जो ड्राई फॉर्म में मटर होता है, उसके बाद मकई का दलिया हो गया, गंदम हो गई, ठीक है। इस तरह की जो दालें हैं वो 8-10 तरह की, इन्हें पानी में भिगो के 24 आवर्स के लिए, तो फिर उसके बाद उनको ड्राई करके उसमें फिर वेजिटेबल्स मिक्स होती हैं, बॉयल एग्स मिक्स होते हैं, ठीक है, उनको मिक्स करके थोड़ी सी वैरायटी चेंज करके देते हैं। कोई एक दिन को पालक यूज़ कर ली, वो एक दिन कोई और ग्रीन सब्ज़ी उसमें ऐड कर ली, बाकी इसमें कैरेट है वो रेगुलर बेस के ऊपर जाती है, चुकंदर रेगुलर बेस के अंदर उसमें डलती है, बंद गोभी उसमें डलती है, कभी मेथी दे देते हैं उसके साथ, कभी पालक दे देते हैं, कभी मोरिंगा लीव्स जो होते हैं, जो आपको पता है कि बहुत एक स्ट्रॉन्ग
लीव्स हैं, उसमें न्यूट्रिशन के हिसाब से काफ़ी रिसर्च हुई है और वो बहुत एक मुकम्मल ग़िज़ा है आप कह लें कि उसके लीव्स जो हैं वो उसमें ऐड हो जाते हैं, ठीक है। और बहुत सारे दोस्त हैं जो डिफरेंट तरह की, उनको फिर वो ये सॉफ्ट फूड हम ये चीज़ें मिक्स करके जो ड्राई सीड है उसके अलावा हम ये सॉफ्ट फूड भी इनको ऑफ़र करते हैं, क्योंकि ब्रीडिंग सीज़न में इन्होंने ख़ास तौर पे अपने चिक्स को भी पेयर जो है वो राइज़ कर रहा होता है, तो उसमें सॉफ्ट फूड का देना वो जो है वो बहुत ज़रूरी हो जाता है। ख़ास तौर पे ये जो दूधिया मिल्की कॉर्न होती है, छल्ली होती है, ये भी हम इनको सर्व करते हैं ताकि बच्चों के डाइजेस्टिव सिस्टम के ऊपर वही उसका इतना लोड ना डले, वो बर्डन ना हो, तो वो इजीली उसको डाइजेस्ट करके तो बेहतर तरीके से ग्रो अप हो। जी, जैसे कि अभी हमने खुराक के हवाले से बात की, तो खुराक के साथ साथ आपकी जो है बीमारियां भी वो साथ साथ चलती हैं। ज़ाहिर है परिंदों में भी एक अलग, जैसे बड़े जानवरों में हम देखते हैं बीमारियां, उनमें एक अलग किस्म की बीमारियां होती हैं, तो परिंदों में कौन कौन सी बीमारियां आती हैं, और अगर बीमारी आपके इसमें सेटअप में आ जाती हैं तो उसको आप कैसे हैंडल करते हैं, कैसे उनका तदारुक करते हैं? देखिए, मैंने पहले भी आपको अर्ज़ किया है कि लव बर्ड एक स्ट्रॉन्ग जो है वो जीन्स रखने वाला परिंदा है। पोल्ट्री की तरह इसमें को बहुत ज़्यादा वायरल जो है वो डिजीज़ नहीं आती, जिनमें आप कह लें कि आपके शेड जो हैं वो खाली हो जाते हैं। ऐसी चीज़ें हैं, आई इन्फेक्शन है जैसे, अगर उसको मौके पे क्योर ना किया जाए, अगर वो फैल जाए तो वो आपके पूरे शेड को भी नुकसान पहुंचा सकती है। मगर ये चीज़ें वायरल डिजीज़ इसमें बहुत कम है। नॉर्मल डिजीज़ बर्ड टू बर्ड हो जाता है कि किसी को डायरिया हो गया या किसी को सर्दी लग गई है, ठीक है, तो उसमें हल्का फुल्का उसका ट्रीटमेंट करके उनको हम क्योर कर लेते हैं। जहाँ तक आप बात कर रहे हैं कि कोई वायरल डिजीज़, वो इसमें बहुत कम है। अगर कोई आती भी है तो वो आपकी नेग्लिजेंसी की वजह से है कि अगर आप अपने शेड को डिसइंफेक्ट नहीं रखते, वहाँ पे सफाई सुथराई का ख्याल नहीं रखते, ठीक है, उसके जो एक आपके बर्ड रूम का प्रोटोकॉल है वो अगर आप पूरा नहीं करते तो फिर तो आपने नुकसान करना ही करना है, ठीक है ना। अगर आप उनको साफ़ सुथरा हाइजेनिक माहौल दे रहे हैं, ठीक है, अपने शेड को डिसइंफेक्ट रख रहे हैं, अपने बर्ड को डिसइंफेक्ट रख रहे हैं, साफ़ सुथरी उनको अगर आप खुराक दे रहे हैं, तो फिर ऐसे बिला वजह तो बीमारी नहीं आती। अच्छा आतिफ साहब, जो हमारे दोस्त अहबाब जो कि सेटअप लगाना चाहते हैं, अभी इन तोतों के शोर में हमें भी थोड़ा सा लाउडली बोलना पड़ेगा। जी, तो वो जो सेटअप लगाना चाहते हैं, तो अभी जैसा कि माशाल्लाह आपका हम सेटअप इस वक्त देख रहे हैं, बड़ा ज़बरदस्त और बड़े ज़बरदस्त तरीके से आपने इसको लगाया हुआ है, तो उनको बताएं कि वो कितनी जगह उनको दरकार होगी, कितने सेटअप में वो इस तरह का सेटअप लगा सकते हैं, या बहुत अच्छे लेवल पे या कम पैसों में भी कैसे वो कर सकते हैं मैनेज, फिर यहाँ का टेम्परेचर कैसे कंट्रोल किया जा सकता है, उसके हवाले से आप ज़रा हमारे देखने वालों को बताएं। जी, उसमें जैसा कि माशाल्लाह इस वक्त मैं अपने बर्ड रूम में हूँ, जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह ये मेरा बर्ड रूम है, मेरा सेटअप है, छोटा सा मेहनत करके 4-5 साल में यहाँ तक पहुँचा हूँ। तो इसमें सबसे पहले तो मैं आपको यही बताना चाहूँगा कि ये इसकी डायमेंशंस हैं, ये 14 बाय 20 का रूम है, जिसमें तकरीबन 100 पेयर का सेटअप जो है वो मैं रन कर रहा हूँ। तो इसको रन करने के लिए कुछ जैसे अब ये केजेस के हवाले में मैं बताऊँ, ये 4 पेयर्स के सेटअप का ये एक केज है, ठीक है, ये आप कह लें। इसकी डायमेंशंस हैं 2.5 फुट जो है वो इसकी चौड़ाई है, ठीक है, 1.5 फुट इसकी डेप्थ है और 1.5 फुट ही इसकी हाइट है, ठीक है। ये एक स्टैंडर्ड साइज़ है। अगर ये 2.5 फुट वाला 3 फुट में भी चला जाए तो बेहतर है, मगर मोस्ट ऑफ द टाइम जो स्टैंडर्ड साइज़ है एक ब्रीडिंग पेयर के लिए, जिसमें आपने ब्रीड लेनी है जिस केज में, वो यही 2.5 बाई 1.5 का साइज़ चलता है। इसमें किसी तरह का कोई इशू नहीं आता, बर्ड्स को अच्छी ब्रीड करते हैं। तो अब आप देख लें कि जैसे अब ये 4 पेयर्स का एक पोर्शन है, ये एक केज है, तो 4 पेयर्स की अगर आप ब्रीड लेना चाहते हैं तो आपको 2.5 फुट जगह जो है वो रिक्वायर्ड है, ठीक है। इसको भी अगर आप दूसरी शेप में इसको तैयार करवा देते हैं केज को, लाइक के 2.5 फुट में आप इसकी लेंथ ले जाते हैं और 1.5 फुट में इसकी चौड़ाई ले जाते हैं, तो फिर 4 जोड़ों के सेटअप के लिए आपको 1.5 फुट जगह रिक्वायर्ड है। अच्छा,
ठीक है। वो 1.5 के साथ फिर एक और ऐड करेंगे, 3 फुट में आपके 2 kgs आ जाएंगे, ठीक है। तो 8 जोड़ों का आपका सेटअप लग जाएगा। अगर आप 2.5 फुट के हिसाब से चलते हैं तो जैसे आप देखेंगे इस वॉल के साथ मेरे 1 2 3 4 5 6 7 तो 7 को अगर मल्टीप्लाई 4 करें तो 28 पेयर्स का सेटअप जो है वो एक वॉल के साथ मेरा यहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह चल रहा है सिलसिला। तो इसके अलावा आपने बात की अच्छा सर, यहाँ पे मैं थोड़ा सा आपको काटना चाहूँगा। जी जी। आपने जैसे जिक्र किया कि ये इस साइज में केजेस हैं। जी जी। अब जाहिर है कि इस साइज के पिंजरे में बर्ड फ्लाई नहीं करता, जी तो जी। उसके लिए आपने को क्या सेटअप लगाया हुआ है? अगर मैं ये मेरे सामने अगर देख सकूं तो जैसे ये आपने है, तो वो फ्लाई के लिए आप क्या सेटअप उसके किया हुआ आपने? जी, उसमें आप देखें कि ये साइज है ब्रीडिंग लेने के लिए। जब पेयर ब्रीड से फ्री हो जाता है तो हम कुछ टाइम के लिए जो ऑफ सीजन होता है उसमें इनको बड़ी फ्लाइट देते हैं। जैसे हमारे पास ये आप देख सकते हैं कि ये कॉलोनीज जो हैं ये अवेलेबल हैं। इसमें इसकी 9 फुट की जो है वो इसकी लेंथ है, ठीक है, बिल्कुल सही है। और 3.5 फुट जो है वो इसकी हाइट है और 3 फुट इसकी जो है वो डेप्थ है, ठीक है। इसमें देखें कि इस जगह के ऊपर स्टिक्स लगी हुई हैं और दूसरी तरफ स्टिक्स जो है वो उस जगह पे लगी हुई हैं, ठीक है। बर्ड इस स्टिक से फ्लाई करता है, 9 फुट की फ्लाइट लेके वो दूसरी स्टिक के ऊपर मूव होता है। इस तरीके से इनकी एक्सरसाइज हो जाती है जो ऑफ सीजन में हम इनको थोड़ा मूव करते हैं, तो बेहतर हो, उनकी एनाटॉमी के लिए, इनकी हेल्थ के लिए बेहतर होता है। दूसरा ये है कि जब चिक्स होते हैं तो चिक्स जब 3 to 4 मंथ की एज में आ जाते हैं तो उसके बाद भी हम इनको छोटे साइज से निकाल के बड़ी फ्लाइट में जो है वो इनको मूव कर देते हैं ताकि वहाँ पे वो अच्छे तरीके से एक तो हैप्पीली हो वहाँ पे। आपको पता है बर्ड एक फ्लाई करने वाला परिंदा तो फ्लाई, तो उसको फ्लाई जब मिलती है तो वो बहुत एक तो हैप्पी रहता है। दूसरा ये है कि उनका डाइजेस्टिव सिस्टम बहुत अच्छे तरीके से परफॉर्म करता है, ठीक है। वो डाइट जितनी भी लेते हैं वो फिर जब फ्लाई करते हैं उनको एक्सरसाइज मिलती है तो वो उनकी हेल्थ के लिए, उनकी एक बेहतर एनाटॉमी के हवाले से वो फिर बहुत अहम किरदार अदा करती है, बिल्कुल ठीक है। तो इसके अलावा अगर बाकी प्रोटोकॉल्स की मैं बर्ड रूम में बात करूं तो हमने इसके टेम्परेचर को कंट्रोल करना होता है, ठीक है। विंटर और समर के हवाले से, जैसा कि ये एक टेम्परेचर मीटर लगा हुआ है, आपका कैमरामैन अगर इसको दिखाए तो इस वक्त मेरे बर्ड रूम का जो टेम्परेचर है वो 30.8 है, जबकि बाहर इस वक्त टेम्परेचर 37 के करीब है और शदीद मतलब, ठीक है। और इसमें जो नमी का तनासुब है इस वक्त मेरे बर्ड रूम में वो 42 है, ठीक है, क्योंकि इस वक्त एयर कंडीशन डाउन है, उसकी वजह से नमी जो है वो आपको पता है कि वो फिर उसको सक कर लेता है, बिल्कुल। तो इसीलिए ये नमी 42 पे आई हुई है, जबकि हमें ये टेम्परेचर जो है वो आइडियली जो हम इसको कहें कि ये 32 से अबव नहीं होना चाहिए समर में। फिर वो बर्ड के हवाले से उसमें इश्यूज आते हैं हेल्थ के हवाले से। और नमी का तनासुब जो है वो 45 से नीचे नहीं जाना चाहिए और 70 से अबव नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो इस तरीके से इन चीज़ों को हमने मैनेज करना होता है। अगर नमी का तनासुब ज़्यादा हो जाता है तो फिर हमने इसमें अपनी क्रॉस वेंटिलेशन को मेंटेन करना होता है ताकि वो नमी एक हद से ज़्यादा एक्सीड ना करे, बिल्कुल ठीक है। अगर नमी का तनासुब नीचे आ जाता है तो फिर हम बर्ड रूम में ह्यूमिडिफायर का इस्तेमाल करते हैं, उसको आर्टिफिशियली हम नमी जो है वो अपने बर्ड रूम में आप कह लें कि उसको ऑन करते हैं तो वो थोड़ी इंक्रीज हो जाती है, ठीक है। तो बाकी ये चीज़ें, फिर एक चीज़ मैं इसमें और कहना चाहूँगा कि अगर कोई भाई सेटअप लगाना चाहता है तो एक मास्टर केज का होना, जैसे अब ये मेरा एक रूम है, ये एक मास्टर केज है मेरा जिसके अंदर मेरे केजेस पड़े हुए हैं, बिल्कुल मेन जो बड़ा एक मेरा मास्टर केज है। अगर किसी के पास कोई कमरा अवेलेबल नहीं है तो अगर कोई अपनी टेरेस के ऊपर या छत के ऊपर अगर बर्ड रूम बनाना चाहता है तो सबसे पहले वो एक मास्टर केज बनाएं। उस केज के अंदर आप फिर अपने उसका मकसद ये कि अगर इन केस कोई बर्ड आपका फ्लाई कर जाता है, जी, अगर कोई बर्ड यहाँ से निकल आता है, ये जो उनके दाने पाने वाला पोर्शन है, ये बड़े शरारती बर्ड्स होते हैं, बिल्कुल, तो ये इसको ओपन करके बाहर निकल सकते हैं। अगर आपने ओपन जगह पे रखा होगा तो अगर ये यहाँ से निकलेगा तो फ्लाई कर जाएगा, ठीक है, बिल्कुल। अगर वो आपके मास्टर केज में होगा तो अगर इसमें से वो निकल भी आता है तो वो आपकी पहुंच में होगा, मतलब आपको दोबारा पकड़ के उसके ब्रीडिंग केज में, बिल्कुल ऐसी है, बिल्कुल उसकी जगह पे उसको आप शिफ्ट कर सकते हैं। अभी सर जैसे ये शौक के मराहिल से गुजरता हुआ ये कारोबार की शक्ल इख्तियार कर गया, अब
बाकायदा ये तकरीबन हमारे ख़ास तौर पे हमारे जो बड़े शहर हैं उन शहरों में तो ये एक बड़े पैमाने पे कारोबार की शक्ल इख्तियार कर गया है। तो जैसा कि हमारे देखने वाले भी इसको इस मौजूदा पाकिस्तान के जो हालात हैं इसमें अगर इसको कारोबार की नीयत से अगर करना चाहें तो पहले तो आप ये बताएं कि क्या ये कारोबार मुनाफा बख्श है? जी, इसके बारे में मैं ये कहना चाहूँगा कि जोक दर जोक लोग इसमें आ रहे हैं, ठीक है। आप पाकिस्तान के अगर मौजूदा हालात को देखें तो उसमें कोई भी बिज़नेस है वो इंडस्ट्री लेवल के ऊपर है या एक लोकल लेवल के ऊपर आप कोई भी बिज़नेस कर रहे हैं तो उसमें जो मौजूदा हालात बन गए हैं उसमें बिजनेसमैन के लिए इतने चैलेंजेस उसमें आ गए हुए हैं कि उसको चलाना पाकिस्तान में बहुत मुश्किल हो गया हुआ है, ठीक है। अखराजात इतने ज़्यादा हैं कि आप उसमें से प्रॉफिट जनरेट करना आपके लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज बन गया हुआ है। आप अपने एक्सपेंसेस को ही बिज़नेस को मीट कर लें आज के दौर में वही बहुत बड़ी बात है। उसमें से प्रॉफिट जनरेट करना तो एक अलग बहुत मुश्किल डिफरेंट हो गया मामला। तो इस सिनेरियो में देखते हुए ये फील्ड एक ऐसी है कि इसमें आप अगर मेहनत करें, ठीक है, प्रॉपर तरीके से इसको लेके चलें तो आप इसमें बहुत हैंडसम जो है वो रेवेन्यू जनरेट कर सकते हैं। जैसा कि अब आपने इसको कहा एक कारोबार के बारे में इसके बारे में बताया तो हमारी जैसा बहुत सारी बहनें ख़वातीन जो कि घरों में मौजूद हैं जो कि छोटे पैमाने पे घर में रह के हाउसवाइफ के तौर पे इस कारोबार को अडॉप्ट करना चाहें तो उनके लिए आप क्या मशवरा देंगे? जी देखें, हमारी बहुत सारी बहनें और माएँ भी मैं तो कहूँगा कि ऑलरेडी इस फील्ड में बहुत अच्छे लेवल के ऊपर वर्किंग कर रही हैं, क्योंकि एक हाउसवाइफ के लिए घर से निकल के कोई भी प्रोफेशनल एक्टिविटी करना थोड़ा सा हेक्टिक हो जाता है। घर की जिम्मेदारियों को भी साथ में लेके चलना, फिर अपना प्रोफेशनलिज्म के तहत भी घर से बाहर मूव हो के भी अपनी चीज़ों को लेके चलना उसमें काफ़ी हेक्टिक हो जाता है। तो उसकी निस्बत अगर इस चीज़ को देखा जाए तो ये हॉबी और ये बिज़नेस एक ऐसा है कि आप ख़वातीन जो हैं वो बड़े आराम से अपने घर में रहते हुए अपने बाकी फ़राइज़ को सरअंजाम देते हुए साथ में इसको बहुत इजीली जो है ना वो मैनेज कर सकती हैं और एक अच्छा रेवेन्यू जनरेट करके आप अपने घर की सपोर्ट के लिए अपना किरदार अदा कर सकती हैं। जी, और कर रही हैं ख़वातीन अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह। जी। तो अभी जैसा कि कारोबार कोई भी कारोबार होता है तो उसको लेके उसकी एक कम्युनिटी जो कि काम करती है, बाकायदा एक उनका एक सर्कल होता है। तो इस कारोबार को लेकर भी यकीनन आपकी कम्युनिटी मौजूद होगी। तो अभी इस कारोबार की ग्रोथ के लिए आपकी कम्युनिटी क्या कर रही है, क्या काम कर रही है, या आपके थ्रू हमें जैसे कि आपने हमें पसे पर्दा भी कुछ बताया कि आप इस कम्युनिटी के हवाले से बहुत कुछ कर रहे हैं, तो ज़रा हमारे देखने वालों को भी आप बताएं कि इस आपकी कम्युनिटी क्या कर रही है इस कारोबार के हवाले से। देखें, ये हॉबी आज अगर एक कह लें कि बहुत फास्टली ग्रोइंग एक इंडस्ट्री बनने जा रही है। मैं तो कहूँगा कि ये एक कॉटेज इंडस्ट्री की शक्ल इख्तियार कर चुकी है। तो इसके पीछे बहुत से दोस्तों की, भाइयों की, सोसाइटीज़ की मेहनत जो है वो कार फरमा है। इसमें सबसे पहले मैं मेरे भाई हैं शेख नवीद साहब, लाहौर से बिलोंग करते हैं, उनका ज़िक्र करना चाहूँगा। उनको क्रेडिट देना बनता भी है कि अगर आज ये हॉबी एक बिज़नेस की शक्ल इख्तियार कर गई है तो इसमें नवीद भाई का बहुत किरदार है। उन्होंने बहुत इसमें लोगों को अवेयरनेस दी, ठीक है, इन न्यूट्रिशंस के हवाले से, ठीक है, जेनेटिक्स के हवाले से, और हर तरीके से उन्होंने इसको प्रोफेशनली अगर देखा जाए तो इस इंडस्ट्री को ग्रो अप करने के लिए अपना बहुत किरदार अदा किया। उसके बाद हमारी पाकिस्तान लेवल के ऊपर कुछ सोसाइटीज़ हैं जिनमें लव बर्ड सोसाइटी ऑफ पाकिस्तान LSP, उनका इस सोसाइटी का बहुत रोल है इसमें लोगों को अवेयरनेस देने में और इस हॉबी को प्रमोट करने में।
फिर उसके अलावा वो एनुअली बेस के ऊपर ये सोसाइटीज़ जो हैं ये फिर बर्ड्स की खूबसूरती के हवाले से शो भी ऑर्गेनाइज करती हैं, जिनमें दोस्त पार्टिसिपेट करते हैं और उनको फर्स्ट सेकंड थर्ड जो भी क्राइटेरिया होता है उस हिसाब से प्राइजेज़ मिलते हैं। तो इसके अलावा ACP है, एगापोर्नस क्लब ऑफ पाकिस्तान, उनकी बहुत अच्छी कंट्रीब्यूशन है इस हॉबी की प्रमोशन के लिए। अभी रिसेंटली एक PLF के नाम से पारब्लू लवर्स फैमिली, लाहौर के कुछ दोस्त हैं, उन्होंने सोसाइटी बनाई है और वो सोसाइटी माशाल्लाह बहुत अच्छा काम कर रही है। और रिसेंटली उन्होंने बेबी शो भी एक लाहौर में मुनक्कद किया, बहुत सक्सेसफुली जो है वो अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने सारी चीज़ों को फाइनलाइज़ किया। उस शो में भी बहुत अच्छे तरीके से ऑर्गेनाइज शो था। तो इस तरीके से फिर इंडिविजुअली लोग अपना किरदार अदा कर रहे हैं। फिर डिफरेंट सिटीज़ में सिटीज़ लेवल के ऊपर सोसाइटीज़ बनी हुई हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि मैं साहिवाल से बिलोंग करता हूँ, तो हमारे साहिवाल में लव बर्ड कम्युनिटी ऑफ साहिवाल के नाम से वहाँ पे हमारी सोसाइटी काम कर रही है। मैं भी उसका हिस्सा हूँ। उसमें मेरे दोस्त हैं मुबारक भट्टी साहब, ठीक है जी, राना साजिद साहब, और हमारे वहाँ पे फेलो फैंसियर्स हैं जो एक बहुत अच्छी टीम के साथ वहाँ पे काम कर रहे हैं। वहाँ पे भी रिसेंटली हमने एक शो ऑर्गेनाइज़ किया था जिसमें हम सब ने मिलकर न्यू फैंसियर्स की प्रमोशन के लिए, उनको थोड़ा बूस्ट करने के लिए हमने वहाँ पे बर्ड्स के पेयर्स जो हैं वो थ्रू लकी ड्रॉ जो है वो 30 से 40 पेयर्स के करीब हमने लकी ड्रॉ के थ्रू दोस्तों को वहाँ पे फ्री जो हैं वो गिफ्ट किए माशाल्लाह, ठीक है। फिर उसके अलावा अवेयरनेस के हवाले से सेशंस भी होते रहते हैं, व्हाट्सएप के ग्रुप्स बने हुए हैं, ठीक है। तो बाकी इंडिविजुअली मैं अगर आपको बताऊँ तो इस हॉबी की प्रमोशन के लिए साहिवाल में रहते हुए भी काफ़ी दफ़ा हमने प्रोग्राम वहाँ पे ऑर्गेनाइज़ किए, दोस्तों को इकट्ठा किया, न्यू फैंसियर्स को बुलाया, और जो लोग इस फील्ड के साथ मुंसलिक नहीं थे उनको भी इनवाइट किया ताकि वो लोग भी देखें, वो लोग भी समझें कि पाकिस्तान में ये हॉबी की कितने अच्छे तरीके से ग्रो हो रही है और इसमें कितना पोटेंशियल अवेलेबल है, ठीक है। इसके बाद जब मैं यहाँ पे रावलपिंडी में शिफ्ट हुआ हूँ तो थोड़ा सा मैं रियल स्टेट्स के हवाले से यहाँ पे एक हमारी सोसाइटी चकबेली रोड के ऊपर चल रही है फॉरेस्ट टाउन के नाम से, ठीक है। तो यहाँ पे जब मैं आया हूँ तो यहाँ पे आके मैंने अपने जो चेयरमैन साहब हैं शाहजेब बारी साहब और जो मार्केटिंग डायरेक्टर हैं आज़म कंबो साहब, उनको भी मैंने थोड़ा अपनी इस सोसाइटीज़ के हवाले से, लाइक इस कम्युनिटी के हवाले से, इस ऑडियंस के हवाले से मैंने उनको भी ब्रीफ़ किया कि इस तरीके से ये सिलसिला हमारा चल रहा है और हमें चाहिए कि हम फॉरेस्ट टाउन की बेस के ऊपर इस हॉबी की प्रमोशन के लिए किरदार अदा करें, ठीक है। तो मैं उनका बहुत मशकूर हूँ, उन्होंने मुझे वो मेरी उम्मीद से भी बढ़कर मैंडेट दिया कि ठीक है आप इस हॉबी की प्रमोशन के लिए फॉरेस्ट टाउन हमेशा हाजिर है। तो उसी बेस के ऊपर फिर मुल्तान में हमारे एक भाई हैं अवैस आरिफ साहब, उन्होंने एक बहुत अच्छा 600-700 बंदे का एक इवेंट ऑर्गेनाइज़ किया वहाँ पे। तो ये लव बर्ड की प्रमोशंस के हवाले से जिसमें पूरे पाकिस्तान के जो सीनियर फैंसियर्स थे उन्होंने भी शिरकत की, जूनियर फैंसियर्स ने भी शिरकत की, बहुत अच्छा गेट टुगेदर था। उसमें फिर फ़र्स्ट टाइम मैं अपनी आप कह लें कि काविश से जो मैंने यहाँ पे फॉरेस्ट टाउन की मैनेजमेंट के साथ मिलके की थी, उस बिहाफ पे फिर जाके उस शो में मुल्तान वाले में पहली दफ़ा हमने इस लव बर्ड कम्युनिटी या इस हॉबी में एक धमाका किया अल्हम्दुलिल्लाह कि 4 मरले का अपनी सोसाइटी की तरफ से एक प्लॉट जो है वो ऑल ड्यूज़ क्लियर का, वो थ्रू लकी ड्रॉ हमने वहाँ पे एक भाई को दिया। तो वो अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ पे वो रांझा साहब हैं जिनका लकी ड्रॉ में नाम आया था, एक लोडर रिक्शा चलाने वाले वो भाई हैं माशाल्लाह। तो इतने ज़्यादा लोगों में जब उस भाई का नाम निकला तो एक बड़ा वहाँ पे आप कह लें कि समा बन गया कि लोगों ने देखा कि भी अल्लाह की ज़ात भी बिल्कुल ऐसे भी जी ऐसे भी होता है, ऐसे भी होता कि इतने 700-800 बंदे में एक ऐसे बंदे का वो, और एक ऐसे शौक में से कि जिसकी मतलब किसी का ध्यान भी नहीं जाता है कि मतलब बर्ड्स की तरफ जी कि उसका 4 मरले का इस्लामाबाद में प्लाट निकला है। तो बड़ा लोगों ने अप्रिशिएट किया अल्हम्दुलिल्लाह, लोगों ने मुझे भी, तमाम फैंसियर्स ने बहुत अप्रिशिएट किया मेरी इस काविश के ऊपर। तो उसके बाद फिर जो नेक्स्ट हमने फॉरेस्ट टाउन की तरफ से अपना कंट्रीब्यूशन किया वो जैसे मैंने आपको बताया कि PLF के बिहाफ के ऊपर एक बेबी शो लाहौर में कंडक्ट हुआ
उसमें फिर हमने अनाउंस किया कि जो बेस्ट इन शो का अवार्ड जीतेगा जो बर्ड, उस बर्ड को, उस ऑनर को भी हम एक 4 मरले का प्लॉट जो है वो फ्री में जो है वो गिफ्ट करेंगे RDOs क्लियर का। तो वो लाहौर के भाई हैं, उनका वो बेस्ट इन शो हुए वहाँ पे, तो अल्हम्दुलिल्लाह उनको भी हमने अपने लाइक के प्लॉट दिया फ्री। बात करने का मकसद ये है कि ये सारी चीज़ें हौसला अफजाई के लिए होती हैं लोगों का। जी देखें ना कि एक बेस्ट इन शो होना, मकसूद भाई हैं लाहौर में जिन्होंने ये टाइटल विन किया, तो इस जगह पे पहुंचने के लिए एक बहुत लंबी मेहनत दरकार है। ठीक है, एक बर्ड्स को रख लेना, बर्ड्स कीपिंग कर लेना, ब्रीड करवा लेना, बर्ड्स को सेल कर लेना, ये एक अपनी जगह के ऊपर एक सिलसिला है, मगर क्वालिटी के हिसाब से एक ऐसा बर्ड प्रोड्यूस करना जो आपको पाकिस्तान में नंबर 1 कर दे कंपटीशन में, ये कोई आसान बात नहीं है। इसके पीछे एक बहुत लंबी जर्नी जो है वो बंदे को मेहनत दरकार है इस लेवल पे पहुंचते हुए। तो वो अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ पे हमने 4 मरले का प्लॉट मकसूद भाई को गिफ्ट किया, उस बर्ड को गिफ्ट किया। ठीक है, उससे भी एक बड़ा माशाल्लाह वहाँ पे समा बंधा और लोगों ने, दोस्तों ने बड़ा अप्रिशिएट किया हमारी इस काविश को। बताने का मकसद ये है कि अगर आज ये इंडस्ट्री इस लेवल तक पहुँची है तो इसके पीछे ये लोगों की मेहनत, लोगों का जज्बा, ठीक है, और एक मुसलसल जद्दोजहद जो है वो कार फरमा है, जिसके नतीजे में आज ये हॉबी एक बिज़नेस की शक्ल पाकिस्तान में अल्हम्दुलिल्लाह इख्तियार कर गई है। हर बंदा अपनी जगह पे इसमें काम कर रहा है। माशाल्लाह, बहुत अच्छा काम। जी अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा सर, आखिर में हम आपसे जानना चाहेंगे कि हमारे नाजरीन जो कि कारोबार आपको देखकर, इस वीडियो को देखने के बाद कारोबार करने का शौक़ रखते हैं या कारोबार करना चाहते हैं, उनकी मावनत के लिए या उनकी रहनुमाई के लिए आप क्या कर सकते हैं? कोई ऐसा नंबर या कोई ऐसा व्हाट्सएप नंबर या कोई नंबर जिस पे वो आपसे रब्ता कर सकें, तो आप उनके लिए क्या कहना चाहेंगे? देखें, इसमें सबसे पहले तो मैं यही कहना चाहूँगा, जो मैंने पहले भी कहा है, कि जो भाई भी या जो मेरी बहन भी इस काम में आना चाहती हैं वो ख़ुद से इसके ऊपर स्टडी करें, रिसर्च करें। ठीक है, बाकी सीनियर दोस्त, सीनियर ब्रीडर्स भी अवेलेबल हैं, जहाँ पे किसी चीज़ की समझ नहीं आ रही आप उनकी मुआवनत ले सकते हैं, मगर बेहतर ये है कि आप ख़ुद से अपनी स्टडी करें, फिर थोड़े से बर्ड्स के साथ आप प्रैक्टिकल करें। जब आप तमाम मराहिल में से गुजर जाएं, फिर उसके बाद आप प्रॉपर इसमें इन्वेस्टमेंट करके आगे चलें, ताकि आपको नुकसान का अंदेशा जो है वो कम से कम उठाना पड़े। तो बाकी इसमें मैं ये कहना चाहूँगा कि जब आप रिसर्च में जाएंगे, यूट्यूब पे जाएंगे, बाकी सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म्स पे जाएंगे, तो आपको बहुत सारे वहाँ पे कंटेंट्स जो हैं वो अवेलेबल हैं, आपको मिलेंगे, जिसमें बहुत सारे सुहाने ख्वाब भी दिखाए जाते हैं। कुछ ऐसी फिजिबिलिटीज़ भी आपके सामने आएंगी जिसमें कहा गया होगा इतने पैसे लगाएं और इतने पैसे कमा लें। ठीक है जी, ये करें और ये हो जाएगा, ये करें और वो हो जाएगा। ऐसा कुछ भी नहीं है। आपने इस तरह की किसी फिजिबिलिटीज़ को बेस करके अपना माइंड मेकअप नहीं करना, क्योंकि जब हम कैलकुलेटर के ऊपर किसी भी बिज़नेस की या किसी भी फील्ड की हम जब उसका एनालिसिस करने की कोशिश करते हैं, प्लस माइनस करते हैं, तो वो बहुत अच्छा लगता है कि हाँ यार भी ऐसे भी हो सकता है, ये भी हो जाएगा। मगर जब प्रैक्टिकली आप उस चीज़ को लेके चलते हैं तो वो सच एस बहुत, आप कह लें कि डिफरेंट मामला आपके सामने आते हैं, वैसे होता नहीं है। तो मैं यही कहूँगा कि आप वाइजली इसके ऊपर रिसर्च करें, ठीक है, इस चीज़ को समझें और उसके बाद इसमें आप जंप इन हो। तो बाकी जहाँ तक रही बात मेरी, आप मेरा नंबर आप दे दीजिएगा, व्हाट्सअप का नंबर। उसमें मेरी गुजारिश है कि मैं हर तरीके से एज ए स्टूडेंट जितना नॉलेज मेरे पास है, मुझसे भी सीनियर दोस्त हैं और ये लर्निंग का प्रोसेस है, ये कभी भी ख़त्म नहीं होता। और मैं इस चीज़ पे बिलीव करता हूँ कि इल्म जो है वो बांटने से बढ़ता है। ठीक है, तो मैं हर तरीके से आपके देखने वालों के लिए, सुनने वालों के लिए, आपके व्यूवर्स के लिए मैं हाजिर हूँ। जिस हद तक हो सका इंशाल्लाह गाइडलाइन जो है, जितना नॉलेज, जितना एक्सपीरियंस है, उसके मुताबिक अगर कोई भाई मुझसे रब्ता करना चाहता है तो बिस्मिल्लाह, मैं उसको अपनी नॉलेज शेयरिंग के लिए मैं हाजिर हूँ। मगर उसमें मेरी गुजारिश है कि टाइम बाय टाइम ना डिस्टर्ब किया जाए। व्हाट्सएप के ऊपर आप पहले मैसेज करके मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। अगर आपको फौरी रिप्लाई नहीं आएगा तो रिप्लाई
ज़रूर जाएगा इंशाल्लाह। और मैं जो भी इस हॉबी की प्रमोशन के हवाले से ऑलरेडी भी बहुत काम कर रहा हूँ, और अगर आप लोग भी ये सेटअप लगाना चाहते हैं, इसमें आगे आना चाहते हैं, तो मैं हर तरीके से आपका साथ देने के लिए तैयार हूँ। जी तो नाजरीन, जैसा कि हमने आतिफ साहब से बात की, होपफुली कि आपको बहुत सारे सवालों के जवाब मिल गए होंगे। इनका नंबर भी नीचे इस वक्त स्क्रीन पे आ रहा होगा। जिन साहब ने या जिन खातून ने इनसे रब्ता करना हो, वो इनसे व्हाट्सएप पे रब्ता कर सकते हैं। हम बहुत मशकूर हैं आपके वक्त का, आपने अर्ज़ और समा के लिए वक्त निकाला। जी, इसमें मैं भी मामून भाई और आपके इस चैनल का बहुत मशकूर हूँ कि आपने टाइम निकाला, मेरे पास तशरीफ़ लेके आए और इस हॉबी की प्रमोशन के लिए आपने अपनी विल का इजहार किया। तो मेरे लिए भी बहुत खुशी की बात है, बहुत इज़्ज़त की बात है कि आप तशरीफ़ लेके आए। सर, और बहुत शुक्रिया। मैं हर तरीके से सर हाज़िर हूँ, जब भी आप चाहें इंशाल्लाह। सर बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। जज़ाकल्लाह।